3 दिनों तक तेज दौड़ लगाने के बाद आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन फिर से चौथी दिन लगातार तेजी का चौका लगाने के लिए है बाजार तैयार। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रहेगी आज रेंज और किस तरह से करें आप ट्रेड। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकली एक्सपायरी है, कई सारे नतीजे आए हैं, उस पर अनिल जी की राय जानेंगे और जानेंगे कि आज के ट्रेड के लिए आपको कैसी करनी है तैयारी। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या क्या है? ट्रिगर्स ठीक है दीप, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, और अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। उम्मीद के मुताबिक हम बंद हुए तब 50 पॉइंट ही ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, और बंद भी उतने हुए, लेकिन हाँ नैस्डैक में शानदार तेजी दिखी 1.5% की। और वो तेजी के दिन याद आ रहे हैं कोविड के बाद, जब नैस्डैक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आता था, लीडरशिप लेता था। वैसा ही कुछ एक ट्रेडिंग सेशन कल अमेरिका में देखने को मिला। मजबूत, अच्छा कहा जाएगा, उतार चढ़ाव के बीच अच्छी मजबूती के साथ नैस्डैक बंद होता दिखा है। ग्लोबल बाजार में मेटल्स की और कमोडिटीज की कीमतों में थोड़ा सपोर्ट निचले स्तर से आता हुआ दिखा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पर नजर रखनी चाहिए। इंडसइंड बैंक और इसके अलावा कई सारे नतीजे आए हैं। इंडसइंड बैंक मिले जुले कह सकते हैं, विप्रो ने निराश किया। इन नतीजों का विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे, बताएंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे और स्टॉक्स पर किस तरह का असर आज पड़ सकता है। थोड़ी देर में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आज से हर रोज नतीजों पर जो कल बाजार बंद होने के बाद आते हैं उन पर हम कुछ ना कुछ आपको इनपुट और डायरेक्शन देने की कोशिश। बिल्कुल सर, आज भी नतीजों के लिहाज से निफ्टी की कोई कंपनी नहीं, लेकिन वायदा कारोबार की 7 कंपनियां, उसमें से आपके फेवरेट स्टॉक्स आरबीएल नतीजे इनके हैं, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एसआरएफ हो गया, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले, इन पर रहेगी नजर। बिल्कुल, तो कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आ चुके हैं, और जैसा अनिल जी ने कहा कुछ इंपॉर्टेंट नतीजों पर उनका भी व्यू लेंगे। एक बार थोड़ा मार्केट का मूड माहौल और सेटअप समझ लेते हैं, फिर स्टॉक्स की भी बात करेंगे। सर जरा समझाएं, कल डाउ की रेंज थोड़ी कम हुई, पिछले कुछ दिनों में सबसे छोटी रेंज रही और दायरे में कारोबार था, 50 अंक ऊपर बढ़ा। बट जो आप ये नैस्डैक की बात कर रहे थे, ये काफी इंटरेस्टिंग है, 1.6% और लगातार 5 सेशंस में नैस्डैक की लीडरशिप बनी हुई है। एब्सोल्युटली। और दीप, क्योंकि मुझे याद है कि नैस्डैक को वहाँ का बैंक निफ्टी समझ लीजिए। हाँ, एक तरह से हालांकि एक्सचेंज दोनों अलग अलग है, लेकिन इंडेक्स के लिहाज से जैसे हम बैंक निफ्टी में बड़ा मूव देखते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, वैसे ही नैस्डैक वहाँ पर बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ दिखाता है। और सेंटिमेंट काफ़ी हद तक वो डिसाइड करता है अमेरिका के इन्वेस्टर्स का, भले वो टेक हैवी इंडेक्स है। डाउ थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा सिंसियर है ये कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई ट्रेडिंग सेशन नहीं जिससे आपको बहुत चिंता हो या बहुत अति उत्साहित हो। उत्साहित तो नहीं हम। 3 दिनों तक लगातार बड़ा तेजी और उछाल दिखाने के बाद अमेरिका में जो कुछ हुआ वो एक्सपेक्टेड लाइन पर ही है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि नैस्डैक का 1.5% का मूव भी अपने आप में सरप्राइजिंग है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिनों तक बढ़िया तेजी होने के बाद अगर नैस्डैक भी शांत रहता तो कोई खास बड़ी बात नहीं। करेक्ट सर। थोड़ा सा आपका डॉलर इंडेक्स बढ़कर आया है, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स 3% के ऊपर वापस से निकले। कच्चा तेल 106-107 के आसपास ही बना हुआ है, ये नीचे नहीं आया। थोड़ा सरप्राइज लगा मुझे, क्योंकि कच्चे तेल को नीचे आना चाहिए था। लगातार दूसरे हफ्ते भंडार वहां पर बढ़कर आया, लेकिन उसके बावजूद कच्चा तेल नीचे आया नहीं। ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि कच्चा तेल ना, कोई भी खराब खबर आए कच्चे तेल के लिए तो जोर से गिरे, और जब भी अच्छी खबर आए तो धीरे धीरे बढ़े। ये मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे चाहने से होता क्या है। तो कच्चा तेल थोड़ा नीचे आना चाहिए था फंडामेंटल्स के लिहाज से, लेकिन हुआ नहीं। शायद उसका रीजन ये है दीप कि पिछले हफ्ते कच्चा तेल पहले ही ज्यादा गिर गया था अमेरिकी राष्ट्रपति के गल्फ में जाने के पहले वहां पे, और अब उसको गिरने में मजा नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा स्टेबल है, और इस लेवल पर देखना इंटरेस्टिंग है कि 110 की तरफ बढ़ता है 100 की तरफ। मेक और ब्रेक हुई है। माफ कीजिएगा, एक ये बात है जिस पर हमें ध्यान में रखना है, और उसके अलावा तो क्या ट्रिगर है, आप बाकी तो सब न्यूट्रल है, कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं। डाउ फ्यूचर्स हल्के से 50-75 पॉइंट नीचे है, 100-125 अभी नीचे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई खास संकेत अमेरिकी बाजारों से आपको अच्छे या बुरे पड़ने, मिले जुले संकेत है। और ओवरऑल देखेंगे तो पॉजिटिव साइड पर ही ज्यादा है, नेगेटिव साइड पर कम है। तो ये अच्छी बात है। हाँ, अच्छे हैं अमेरिका से, मतलब अमेरिका की वजह से आपको परेशान नहीं होना। अपने आप होना चाहो तो आपकी मर्जी। हाँ, अमेरिका वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से हमें लगना चाहिए कि खराब है वहाँ के संकेत। ठीक है सर। इसमें एक और इनफैक्ट बाजार के लिहाज से 2 और सवाल है मेरे, बट एक जो पॉजिटिव फैक्टर 3 दिन अब जो बन गए हैं वो एफआईज की तरफ से खरीदारी का। यस, ये इंटरेस्टिंग चीज है ये सर। लगातार 3 दिन। आखिरी बार ऐसा तब देखा था जब इस वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी अप्रैल में, और इनफैक्ट कल की जो खरीदारी ऑलमोस्ट 1800 करोड़ की आप कह सकते हैं, ये इससे बड़ा फिगर आखिरी बार हमने 1 अप्रैल को देखा था। तो तब के बाद अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ी खरीदारी आ रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये अच्छी बात है दीप, और अच्छी बात इस लिहाज से भी है कि आप अभी भी एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर 28% पे बैठे हैं।
है ना? ऐसी ज्यादा खास ऐसा नहीं कि आप 60, 70, 80, 82% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एफआईएस की चल रही हो, जहां से आप सोचे कि अरे भर भर के बैठे हैं भाई, है ना? सो इफेक्टिवली मैं एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें पढ़नी चाहिए। आमतौर पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की भी उतनी पोजीशन है जितनी एफआईएस की है। अच्छा, आप सोचिए ये फॉल आने के पहले जब इंडेक्स में 70-80% इंडेक्स लॉन्ग पर चलते थे एफआईएस, तब जो ट्रेडर 10 लोट करता था आज वो 2 लोट ही करता है। हाँ, करेक्ट। और बहुत लोग तो करना ही बंद कर चुके हैं। सेम हाल एफआईएस का 80% पे वहां लॉन्ग रहते थे, अब 20% पे भी सोचते हैं। तब 80% पे लॉन्ग होने में सोचना नहीं पड़ता था। सो अल्टीमेटली तो बैठे हुए वहां पे फंड मैनेजर भी इंसान ही है, आपके हमारे जैसे ही है। भावनाएं और भाव उन्हें भी उतना ही प्रभावित करती है जितना हमें करती है। सो इसलिए अगर हमारे दिमाग में मंदी है तो उनके दिमाग में भी होगी, राइट? डर हमें लगता है 15,200 पे कि 14,000 हो जाएगा और 13,500 हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो डर उनका भी है। कोई तो वहां पर बेच के ही गया है, राइट? सो मेरे ख्याल से एफआईएस अभी भी तेजी के मूड में आए नहीं। ठीक उसी तरह से फर्क सिर्फ इतना सा है इस बार हर बार से कि जितना एफआईएस बेरिश हुए उतने हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स नहीं हुए, और जब एफआईएस वापस से पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं उससे पहले हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स थोड़ा पॉजिटिव हो गए। तो हम एफआईएस से इस वक्त थोड़ा 1-2 कदम आगे चल रहे हैं। मतलब इसमें कोई हमें वो मूंछ पे ताव देके हमारी बड़ाई करने वाली बात नहीं है कि हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे आगे चलने के बाद वो पीछे आते हैं, ठीक है, हमने तो समझिए 15,500 पे ले लिया, 16,000 तक ले लिया, ऊपर में कोई तो आपको चाहिए ना लेने वाला है जिसको आप देंगे, और नहीं भी दे तो सस्टेन करने के लिए। सो आई थिंक एफआईएस का सपोर्ट सही वक्त पर आ रहा है। सपोर्ट सही वक्त पे है, सही लेवल पे है, और सही पोजीशनिंग पे है कि ओवरबॉट होकर नहीं आ रहा कि जहां पर ऐसा लगेगा थोड़ा भी मूड कुछ खराब खबर आ गई तो एकदम जोर से गिर जाएंगे आप। ऐसा नहीं, वो डर नहीं है। सो आई थिंक 2-3 दिनों से जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस 2 तरीके से बढ़ता है। एक तो क्या मैं भरपूर तेजी कर लूं, और दूसरा है कि अच्छा चलो तेजी ना भी करूं तो गिरूंगा कितना। सो अगर एफआईएस के इन डेटा के दम पर आपकी गिरावट आपको पता है, नीचे झांक कर देखे तो बस मैं इतना ही नीचे जा सकता हूं, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस है खरीदने के लिए। और फिर उत्साह आपका तब बढ़ता है जब आपको अपसाइड ऊपर दिख रही हो। सो ये दोनों ही काम इस डेटा की वजह से हो रहा है। सो सिंपल सी चीज है, एक तरफा 1500, 1200, 1300 पॉइंट की तेज दौड़ लगाने के बाद अगर बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा, अटकता हुआ नजर आएगा, तो एफआईएस के डेटा आपको नीचे के लेवल पे सपोर्ट देंगे, गिरने नहीं देंगे। और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मूड अच्छा रहा, तेजी बनी ग्लोबली, और हम भी उसका पार्टिसिपेशन में आएंगे तो हम तेजी से दौड़ लगाएंगे। सो डेटा बहुत काम के चाहिए, ऐसे डेटा चाहिए। अच्छा, इसका फिर फायदा कैसे उठाया जाए? बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि रीसेंट लो से तो आप देख लीजिए 1200-1300 पॉइंट पर अच्छी रिकवरी आ गई है। लेवल जो आप चाहते थे बाजार होल्ड कर रहे हैं उसके आसपास ही दे रहे हैं। अब बाजार के लिए क्या मायने हैं? क्या ये बाय ऑन डिप्स मार्केट बना रहेगा, हर गिरावट पर खरीदना है? क्या कुछ रेंज निकल कर आ रही है? लेवल्स कैसे आप देख रहे हैं इसके? बाय ऑन डिप्स बना रहेगा, हर गिरावट पर खरीदना चाहिए, रेंज क्या रहेगी? बहुत सारे सवाल दीप एक साथ पूछ लिए आज। बाय ऑन डिप्स एक एक करके बोलता हूँ। बाय ऑन डिप्स 100%। और डिप में बेस्ट जगह जो खरीदारी करने की है, आए तो 16,225, 16,350 एकदम परफेक्ट बाय जोन है, 125 पॉइंट का। आंख बंद करके जब भी आए ले लीजिएगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं। ये ठीक वैसे ही लेवल बता रहा हूँ दीप जी, जो मैंने आपको याद हो 16,275 से हमने करेक्शन दिया, 15,800, 850 आएगा, उस वक्त पूछना भी मत, राइट? ले लेना, क्योंकि उस वक्त हो सकता है मेरे से भी ना बोला जाए कि ले लो। अल्टीमेटली हम भी इंसान हैं, उस समय भाव देख के, क्योंकि एक है ना, जब स्टेबल एनवायरनमेंट में आपका मूड अलग होता है, एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मूड अलग होता है, और नेगेटिव एनवायरनमेंट में सब थोड़ा डर हमें भी लगता है। हम भी इंसान इमोशंस के साथ जीते हैं। इसलिए अभी स्टेबल एनवायरनमेंट में मैं आपको बता रहा हूँ 15,225, 15,350 ये रेंज आपके लिए 100% बाय है। बहुत ज्यादा हो गया जो होगा नहीं तो 16,150, सॉरी 16,225, 16,350। सो बहुत हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो में तो 16,150 वो होगा नहीं। सो पहली चीज, अगर आप मिस कर चुके हैं तो इंतजार कीजिए, 16,225, 16,350 की रेंज आएगी तो वहां लेना ही लेना है। ठीक है, पहली चीज। ये तो आपका बाय ऑन डिप्स हो गया। दूसरा सवाल क्या था? ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज में दीप यही ट्रेडिंग रेंज आपकी 200 से 350 सपोर्ट जोन है। इस रेंज में खरीदारी होगी, और 650, 675 से 800
ये ऊपर की रेंज है। ओके 650 से 800 गिन लीजिए, 150 पॉइंट। ठीक है। ठीक है, 650 से 800 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, 225 से 350 की रेंज में लेना है, और आपको प्रिसाइज देना है तो 675 से 800 की रेंज, 125 पॉइंट की रेंज ऊपर रुकावट है, ऊपर की रुकावट है। 225 से 350 125 पॉइंट की रेंज खरीदारी, तो 125 याद भी रहेगा। ये आपकी ट्रेडिंग जोन होगी। 16800 के नज़दीक 100% प्रॉफिट बुक करना है। क्यों करना है? आप 16800 पर पहुंचने पर 1600 पॉइंट की तेजी देखेंगे, यानी कि 10% की निफ्टी की तेजी 15200 से एक तरफा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ले लो। नहीं Enjoy. ज्यादा चाहिए, हाँ। काफी तो नहीं है, लेकिन एक बार कहीं तो एक रुकना बार चाहिए तो, ना, हाँ। कहीं तो रुकना चाहिए। मतलब अब क्या होता है कि इस समय आपको कोई फैक्टर नहीं दिखेगा रुकने के लिए, ना आपको ग्लोबल खराब दिखेंगे, ना आपको करेंसी भी जितनी गिरनी गिरा जाएगी, चलो FIs भी लौट रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर कहां से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। यस, है ना? करेक्ट। वो रशिया यूक्रेन आएगा, चाइना ताइवान आएगा, या हम जो सोचें उनमें से कुछ और ही अलग आएगा, या पता नहीं फेड की मीटिंग 27 तारीख को है, उससे पहले कुछ हो सकता है, उससे पहले उससे बाद वो कुछ कर दे। यू नेवर नो। रीजन पता हो तो फिर तो क्या, वो तो सबको मालूम ही हो गया ना। बिल्कुल। कब कौन सा आएगा ये नहीं पता, लेकिन उस लेवल पे कोई ऐसा रीजन आ सकता है जो आपको प्रॉफिट बुकिंग बाद में हाँ कर देना चाहिए था, तो वो चीज़ मिस नहीं करनी। ठीक है, 650 800 ऊपर, 675 800 और नीचे 275 350। क्लियर है? हाँ, ये रेंज होगी। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होगी। एक और चीज कुछ पूछी थी आपने, एक जरा बड़ा जस्ट मूड माहौल जो बाजार का इस समय बना। मूड माहौल बाजार का ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बढ़िया चीज ये दीप की आप हम सब लोग अब ये मानते हैं कि 15-200 का हमने बॉटम बना दिया, जो अच्छी बात है। अब अगर ये पता है कि बॉटम बना दिया तो बढ़ना कितना ये डिसाइड करना रहा, है ना? और बढ़ना कितना ये डिसाइड करने में सिंपल सी चीज है, जब तक आप 16000 के ऊपर हैं, 16000 के ऊपर 500 पॉइंट ही, तो 500 पॉइंट का तो अगर आप बड़ा लंबा व्यू ले रहे हो, 500 पॉइंट मतलब क्या, 3%। 3% तो इंडेक्स कभी भी ऊपर नीचे हो जाए, कौन सी बड़ी बात है। और जिनको लगता है 3% का इंडेक्स मूव बड़ा होता है, थोड़ा हांगकांग देखा करो रोज, पता चलेगा। वहाँ पे जो मूव आते थे 3% के रोज आ जाते थे। हमारे मार्केट तो स्टेबल है फिर भी। सो आई थिंक आप सेट हैं, और ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से फिर ऐसी सिचुएशन में 16800 को पार करने के बाद आप 17400 17600 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकते हैं। आप देखो आज भी 1% क्यों, हांगकांग तो अलग ही है, मतलब अपनी दुनिया में। हाँ, वो सबसे बड़ा मिड कैप इंडेक्स मान लो पूरे ग्लोबल मार्केट्स का, जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। बट एनीवे, सो आई थिंक रेंज भी हमारी परफेक्ट है, धीमे धीमे ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, और ऊपर का रास्ता खुल रहा है। बट बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, सांस लेंगे, फिर चल पड़ेंगे। तो अच्छे मूड में बाजार ऊपर जाके थोड़ा और एक्शन आपको दिख सकता है। अच्छा सर, आपसे नतीजों पर बात करनी, बट मैं एक बार स्ट्रैटेजी कर लेंगे तब नतीजों पर बात कर लेता हूँ। एक और चीज़ जो बात करनी है, स्ट्रैटेजी तो हम लेंगे आपसे। ऑपरेशन डीमैट डाका जी, जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है। आप भी बात कर रहे थे, मुंबई पुलिस से भी हमने एक्शन देखा। रीच देखिए सर, किस तरह से ये इंप्रेशंस जो इसके बन रहे हैं, 5 करोड़ इंप्रेशंस बनते दिख रहे हैं, 34 लाख की रीच आती हुई दिख रही है सर। एक जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से लोग इसे देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं अपनी तरफ से। दीप ऑनेस्टली बताऊं, जब हमने सोचा था कि हम ये इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, और जब मैं कर रहा था, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना सुपर हिट होगा। कई बार है ना, वो वैसा हाल है, कोई एक फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाता है तो वो सोचता है कि हाँ ठीक ठाक करेगी ये मेरी फिल्म, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इतनी सुपर डुपर। आई एम श्योर जब शोले बनी होगी तब सलीम जावेद ने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब लाइफ टाइम वाली फिल्म बन जाएगी। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, हम ये पता लगा ही नहीं सकते कि कोई प्रोग्राम या कोई शो कितना बड़ा हिट होगा, लेकिन ये इतना बड़ा हिट क्यों है, इसके अंदर जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये कि इस पूरे शो से, ऑपरेशन डीमैट डाका से, बाजार के लगभग हर एक आदमी ने अपने आप को रिलेट किया है जी। और सबके मन में जिसने ये शो देखा उसको लगता है हाँ यार ये मेरे साथ भी हो सकता है। और अब तक क्या था, लोगों को लगता था कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो जानते नहीं OTP दे देते हैं, वो इसका शिकार होते हैं। अब मैं आपको बता दूं 70% 75% लोग हिंदुस्तान में समझ चुके हैं कि OTP नहीं देना होता है। तो ऐसे OTP लेके बेवकूफ़ बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर हो गया, पहले जितना नहीं रहा। लेकिन आज भी मैं आपको बोल सकता हूँ, पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ब्रोकर्स, साउथ बॉम्बे के HNIs, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बड़े पोर्टफोलियो रखने वाले लीडर्स,
ये जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते कि हमारे भी झटके लग सकते हैं। और अगर बिना ओटीपी शेयर किए, बिना किसी लिंक पर क्लिक किए हुए अगर आपके डीमेट अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के डेटा हैक हो जाए, लीक हो जाए, ब्रोकर के यहाँ से लीक हो जाए, हैक हो जाए, या किसी भी तरह का इस तरह का एक्शन हो जाए, आपका पोर्टफोलियो साफ हो जाए, उसमें भी साफ होने के बाद आपके अकाउंट में लॉस आ जाए, कचरा शेयर आ जाए, ये सोच के बाहर की चीज है। एग्जैक्टली। इसलिए ये प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि हाँ, अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अगर मेरे, और सबसे बड़ी चीज ये कि जो हैकर्स उनके निशाने पे है ही वो लोग जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो है। छोटे पोर्टफोलियो को उन्हें टारगेट ही नहीं करना है। हाँ। करेक्ट। और ये नेक्सस है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं हैं, इसके पीछे मार्केट के लोग भी हैं जिनको ये समझ है कि किस तरह से आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में आपको लॉस क्रिएट करके इंट्राडे में अगले के अकाउंट में डेबिट दे देनी है, अपने अकाउंट में क्रेडिट ले लेनी, कैसे आपको इलिक्विड पेनी स्टॉक्स किसी दूसरे का अकाउंट में उतार देने, और जाहिर सी बात है बेचने के लिए भी तो कोई तैयारी खड़ा है। अगर लेने के लिए आपने हैक किया है तो ये सारी बड़ी नेक्सस है, और इसी वजह से लोगों ने इससे रिलेट किया अपने आप से। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो कुछ भी हुआ उसका रेस्पॉन्स आया इसी वजह से। एक और चीज, लगभग पिछले 2 दिनों में लगभग सारे ब्रोकर्स के यहाँ पे मीटिंग्स हुई। यस सर। और सारे ब्रोकर्स अपने सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये आई ओपनर सबके लिए और अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ हो, जहाँ से गलती हम समझें, पहचाने, वहीं से सुधारें। एक ही चीज़ की दिक्कत क्या कहूँगा, तकलीफ जो मुझे कभी कभी लगती है कि हमने इस मुद्दे को इतना बड़ा उठाया, बनाया, हुआ भी, सबको समझ में भी आया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता। कोई नहीं करता। मतलब किसी आप बिजनेस पेपर में, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। किसी और दूसरे बिजनेस चैनल पे देख लीजिए, नहीं मिलेगा। आज 10 करोड़ इन्वेस्टर है। इनफैक्ट ये तो जनरल न्यूज़ चैनल के लिए भी पड़ताल का मुद्दा बनता है, लेकिन वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये जो है ना मानसिकता, हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है कि किसी एक चैनल ने या हमने उठा दिया, इस मुद्दे को बड़ा बना दिया, तो अगर कोई दूसरा चैनल करेगा तो छोटा नजर आएगा। ये छोटे और बड़े की बात नहीं, ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि निवेशक फंसे ना। और इसलिए कोई पहले करे, कोई बात करे, कोई लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो मुझे उसको फॉलो करने में कभी दिक्कत नहीं आती। अच्छा किया तो हम भी करें। बिल्कुल राइट। और सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं कि हम 100% लोगों तक हम पहुंच सकते हैं अकेले। ठीक है, हम 60-62% मार्केट शेयर पे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमें देखते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात, लेकिन 100% तो नहीं है। करेक्ट। सो ये जिम्मेदारी सबकी है कि इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी सारे न्यूज़पेपर्स की है, उनके लोगों को मुद्दे तक पहुंचाए। खाली आप एक चैनल या एक दो आदमी पर छोड़ देंगे, ठीक नहीं है। और अगर किसी ने पहले कर लिया, किसी ने बाद में कर लिया, उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपके बात करता हूँ तो मैं छोटा नहीं होता। और अगर अच्छी चीज़ है तो हमें दिल खोलकर निवेशकों के लिए करने की जरूरत है। एक ये सामूहिक जिम्मेदारी के तौर पर हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, एक ऑनेस्ट हमने कोशिश की है। आई थिंक जो असर हुआ है जोरदार है। और कल तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी उन्होंने भी ये कहा है कि जो जी बिजनेस ने कहा है, किया है, उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए उन्होंने कहा है। इनफैक्ट एक बार सुन लेते हैं, व्यूअर्स को बता भी देते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा है मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। जी बिजनेस जो मुहिम चला रहे हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस हो रहा है। अगर ये लोगों को अवेयरनेस होएगा तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ये काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर, आगे के लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, तो क्या कुछ 2 से 3 ऐसे पॉइंट जो लोगों को, किसी पे तुरंत भरोसा मत कीजिए। किसी का आ जाए फ़ोन या कुछ भी मेल है तो पहले उसको कुछ शेयर मत कीजिए। अपने ओरिजिनल जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि आपने फ़ोन किया था या नहीं किया था, और उसके बाद में अगला डिसीजन लीजिए। बिल्कुल, तो ये थे, ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। अथॉरिटीज़ ने भी इस पर एक्शन लिया सर, और आशा करते हैं कि लोग भी और जागरूक होंगे और इस प्रॉब्लम पर हेड ऑन हम सोल्यूशन आते देखेंगे। हम इस पर और भी काम कर रहे हैं जी सर। बता भी रहे थे कुछ चीज़ें हो रही है, जैसे जैसे और डेवलपमेंट होंगे हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमें ये समझ में आया कि जो 3 मामले हमने रखे वही नहीं है जी, और भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सर। और जैसे जैसे जो चीज़ें आगे आएंगी इससे रिलेटेड कुछ ऐसा भी लग रहा है, नई चीज़ें भी आ सकती है। अगर वो नई चीज़ें आएंगी तो उस पर भी हमको लोगों को सावधान करना है। अलग अलग तरीके आ रहे हैं तो उन पर भी सावधान करना, तो हम फॉलोअप लेके आएंगे। काफ़ी लोग मुझे कह भी रहते हैं कि सर एक बार शो करके छोड़ मत दीजिएगा। हम ऐसे हैं ही नहीं कि एक बार करके छोड़ दे। आपने देखा होगा डिजिटल लोन ऐप के वक्त
बिल्कुल मार्केट माफिया पर देखा होगा कि किस तरह से इंदौर से निकलकर लोग महसाना और गुड़गांव जाने की कोशिश करते हैं। हमने उससे पहले कि वो वहां पर ऑफिस खरीद कर सेटअप करे, उससे पहले हमने वहीं पर भी रोक दिया। तो छोड़ेंगे तो नहीं, ये आप निश्चिंत रहिए, जहां भी हमारे पास मैटर आएंगे जो आएंगे आगे इसको उठाते रहेंगे। एब्सोल्युटली सर, तो इस पर नजर रहेगी। पर क्योंकि आपने ये ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करी है, सर एक बार फिर से आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक और फिर से कर दिए और 30,000 फॉलोअर्स भी आ गए। अब कैसे लेकर आए वो नहीं पता, 30,000 फॉलोअर्स आ गए, क्लोन कर दिए और फिर फॉलोअर्स आ गए। और बहुत ही मुझे छोटा 30,000 फॉलोअर बनाने में मतलब इतने साल लग गए, फेक वाले में तुरंत बन जाते हैं। 2-3 दिन पुरानी प्रोफाइल है, उसमें आ गए। और इसमें ये वाली ना बहुत स्मार्ट है सर। अच्छा। इसमें अनिल सिंघवी में जो एल है वो 2 बार है सिर्फ, तो आप देखोगे ना तो 2-3 बार वो रियलाइज नहीं होगा। हाँ, ANILL सिंघवी है, बाकी सब सेम है। भाई साहब, इतनी क्रिएटिविटी है आप में, इतना दिमाग है, थोड़ा मार्केट पढ़ के वैसे ही पैसा कमा लो। ये फर्जी काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, एक चीज तो ये कि मेरा सोशल मीडिया वाला जो इंस्टाग्राम है अब वो ब्लू टिक हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कोई सोशल मीडिया पे कभी कोई रिकमेंडेशन करता ही नहीं। रिकमेंडेशन करने के लिए मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना भाई, जी बिजनेस का। और अगर जाएगी भी रिकमेंडेशन सोशल मीडिया पे तो मेरे हैंडल से जाएगी या जी बिजनेस के हैंडल से जाएगी। दीप के केस में भी सेम है, हमारे जो दीप ब्लू वेरीफाइड है, हम ब्लू वेरीफाइड है, तो आपको जरूरत क्या है फर्जी वालों को हैंडल करने की? हम हमारी तरफ से कोशिश तो कर ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बहुत साफ कर दूं, आज तक मैं ये सरस्वती मेरे हाथ में जिसकी वजह से मैं आज यहाँ, आज तक मैंने एक भी प्रोग्राम किसी भी तरह का करने के लिए या किसी भी तरह की एडवाइस देने के लिए पैसे नहीं लिए जी। मैं इतने अभी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले एक मेरे पास इनविटेशन आया था, सिंगापुर में मुझे एक स्पीच के लिए बुलाया जी, ठीक है। तो हमारे ऑफिस से बातचीत चली तो उन्होंने बोला कि अच्छा सर आएंगे, ये उनके क्या चार्जेस वगैरह हैं। कई जगह मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं क्या चार्जेस, बोला नहीं सर चार्ज नहीं करते, जो भी हैं। बोले क्या बात कर रहे हैं, मतलब चार्ज नहीं करेंगे स्पीच देने के? तो मैं आज तक मैंने कभी किसी जगह पे स्पीच देने के पैसे नहीं दिए, किसी जगह एडवाइस देने के मैंने पैसे नहीं दिए। अब तक तो मैं जॉब में हूँ, कभी अपना करूंगा तो एक अलग बात है, बट वो मेरा इरादा भी नहीं है, न मैंने आज तक किया है। सो अगर कोई भी मेरे नाम से ये मांगे कि मैं अनिल सिंघवी हूँ और मैं आपको एडवाइस दूंगा और मुझे ये फीस दीजिए, तो समझ लीजिए पक्का चोर है। और सबसे पहले मुझे बताइए। एग्जैक्टली हाँ, मैंने आज तक किसी से लिया ही नहीं पैसा और न लेने का कोई इरादा है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मेरी सैलरी आती है, ये मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मेरा काम समझता हूँ। और मेरा काम करने के लिए मुझे मेरे एम्प्लॉयर पैसे दे रहे हैं, तो मैं आपसे क्यों लूंगा? राइट। सो अगर कोई भी आदमी मेरा सोशल मीडिया किसी भी तरह का जहां पर भी कोई पैसा मांगे, अब आप सोचो क्या मुझे आपके 2-5 हज़ार रुपए की जरूरत है? भगवान की दया से इतना तो है ना। तो इसलिए कोई भी पैसा मांगे तो प्लीज तुरंत कान खड़े हो जाइए और हमें हमारे ओरिजिनल हैंडल पे बताइए कि सर आपके नाम से ये पैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल, ताकि हम तुरंत प्रभाव से एक्शन लें। अगले 1 घंटे में ये स्ट्राइक डाउन हो जाना चाहिए, नहीं तो लीगल एक्शन होगा। कोई भी 30 हज़ार लोग कैसे, आई डोंट नो, अब 30 हज़ार वाकई में समझदार लोगों ने फॉलो किया या फर्जी लोगों ने? कई बार हो सकता है आप फर्जी फॉलो करा दो, लोगों को लगे ओरिजिनल है। एक साथ 30 हज़ार दिखे तो जो लोग सोचता अच्छा 30, कई बार होता है ना आप नए को ढूंढते अच्छा 30 हज़ार है तो हाँ यही का होगा। हाँ, वो भी हो सकता है। तो गलती ऐसा नहीं कि खाली मतलब हमारे व्यूअर्स की है जो कर ले, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला लगाइए। एक, मैं एडवाइस देता नहीं कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। 2, मैं किसी तरह के कोई पैसे चार्ज करता नहीं। सिंपल सी बिल्कुल। और जागरूक बने रहें। जब भी आपको ऐसे दिखे आप प्लीज अनिल सर के प्लेटफॉर्म पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर करें। और सर एक बार अपने सारे तीनों जो एक्चुअल वेरीफाइड हैंडल से ये भी बता दे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। बिल्कुल। ट्विटर पे अनिल सिंघवी _ है, फेसबुक पे अनिल सिंघवी है, और यहाँ पर इंस्टा पे अनिल सिंघवी मीडिया है। और तीनों वेरीफाइड है, तीनों पे नीला निशान लगा हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो कृपया जागरूकता बनाए रखें। एंड ऑफ कोर्स जो भी ये प्रॉब्लम्स होंगे हम आपके लिए हाईलाइट भी करेंगे। आइए सर फिर आज का सेटअप भी समझते हैं, कैसे देख रहे हैं आज के संकेत को? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव। एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड न्यूट्रल है। 16,425, 16,475 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे गए तो 16,275, 16,350 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है आज के लिए। हायर साइड पर 575, 650 पर जाकर रुकेंगे, अटकेंगे, टाइम पास करेंगे। इसके पार निकले तो 700 से 750 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी 35,725,
875 है ये आपके लिए 875 कर दीजिएगा, 835 नहीं, 35,725 और 35,875, ये 150 पॉइंट की रेंज की 875। इसके नीचे 35,400, 35,550 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जो है ठीक ये वैसे ही है दीप, जो आपका 16,225, 16,350 का जो 125 पॉइंट की रेंज जो बायबैक है, बाय रेंज है ना, वैसे बैंक निफ्टी की 35,400 से 35,550 निकल कर आती है। यहाँ आएगा तो बिना इन्विटेशन का इंतजार किए खरीदना ही है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,175, 36,275 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, उसके पार निकलने पर 36,350, 36,500 आज के लिए काफी है। अब आइए सपोर्ट लेवल जी, आप बंद हुए 16,520 पर, 16,490, 16,450, 25 तीन छोटे लेवल हैं, 350, 275 और 225 तक के लेवल, 6 लेवल काफी है सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर 520 के ऊपर 575, 600, 650 तीन छोटे लेवल हैं, ये विजिबल है। 700, 750, 800 बड़े लेवल अगर आए तो ठीक है। बैंक निफ्टी 35,975 पे आप बंद हुए, 36,000 से थोड़ा सा नीचे। पहला सपोर्ट आपका जो बनेगा वो 35,875 और 35,825 दो छोटे सपोर्ट लेवल हैं। मीडियम लेवल से जो 35,750 और 35,625 के हैं, बड़े लेवल्स के तौर पर 35,550, 35,475 और 35,400 के निकल कर आते हैं। इन पर आपको नजर रखनी है सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,075 पहला लेवल है, 36,175 ये तो दोनों ही कल आपको मिली गए थे। 200 के पार निकल कर टिके तो 36,275, 350, 400 और 500 तक के लेवल्स हैं जो आपके लिए बन सकते हैं। तो अभी तक मैंने 36,500 तक के ब्रॉडली 36,500, 35,500 रेंज है, ये दिख रहा है साफ तौर पर। अंडरस्टूड सर। तो चलिए आपके लिए कुछ बड़े लेवल्स, आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस जहां पर आपको बाजार के लिए रखनी है नजर, और संकेत भी अच्छे ही हैं ज्यादातर। ये बताइए सर, एफआईएस की पोजीशन कल बढ़ी है, कल पीसीआर भी थोड़ा बढ़कर आया है? थोड़ा सा ठीक है, इंडेक्स लॉन्ग बढ़ी है लेकिन वहाँ दिक्कत है, हाँ पुट कॉल रेशियो 140 पर आया और एक्सपायरी के दिन थोड़ा हायर साइड पे एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आएगी, तो वो अब 15,575, 16,000 से सॉरी 16,575, 16,600 से आती है या 16,650 के आसपास से आती है, उतना ही देखना है जी। जैसे कल आई ना, ऊपर से 50 ऊपर से क्लोजिंग में 50-75 पॉइंट, उतना ही आज भी एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगी। अब वो या तो खुलते ही बन जाती, लेकिन खुलते डाउ फ्यूचर आपका 40-50 ही नीचे तो फर्क नहीं पड़ता, डाउ फ्यूचर 125-150 नीचे हो जाए तो खुलते ही थोड़ा आपकी बन जाएगी, और नहीं तो फिर देखते हैं ऊपर में तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो एंट्री लेवल आपको सही मिल जाए तब एंट्री कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। बताएं सर फिर मौजूदा पोजीशंस एक ही 16,325, जिनको बहुत छोटा लगाना है दीप वो 16,475 का लगाए, ठीक है, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट नीचे होगा, और जिसको डीप और सही ढंग का स्टॉप लॉस लगाना जो ट्रिगर ना हो तो 16,325। बैंक निफ्टी छोटे दे रहा हूँ क्योंकि अगर कमजोरी आई तो लीड बैंक निफ्टी करेगा, और ऐसे में 35,850 छोटा वाला स्टॉप लॉस है इंट्राडे, और 35,700 क्लोजिंग बेसिस पे है। जिनको बड़ा लगाना है वो 35,550 का लगाए, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट दूर है, 450। मैं नहीं चाहता कि आप इतना दूर का लगाए, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। कल का लो 35,872 का है, उसके थोड़ा सा नीचे इंट्राडे लगा दिया। 35,720 की परसों क्लोजिंग मिली थी, उसके थोड़ा सा नीचे 35,700 का लगा दिया, ये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के पीछे मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ, रीजन भी दे रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगा मेरी मर्जी से दे दिए मैंने, लेवल निकाल के दिए। शॉर्ट पोजीशन पे 16,600 कल का हाई के पार निकलने पर थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी पे कल का हाई पार करें 36,200 का, तो थैंक यू वेरी मच। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस यही होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस। अब नई पोजीशंस बताएं सर। निफ्टी खरीदे अगर इस रेंज में आए तो 16,350, 16,450 के रेंज में टुकड़ों में खरीदें। 450 पे एंट्री कर ली, ठीक है, 400, 350 पे थोड़ा और ले लिया, 400, 425 के आसपास थोड़ा टुकड़ों में ले सकते हैं, और दो ही लॉट लेने तो 450 और 350 में ले, एक ही लेना तो 350 के आसपास आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस 275 का होगा, टारगेट 490 और 525 के दो छोटे टारगेट, 575, 600 के दो मीडियम टारगेट। इसके ऊपर देखेंगे क्या होता है, 650, 700, 750 तक के बड़े टारगेट बनते हैं। बेचना जो चाहते हैं, कल भी हमने जो रेंज दी थी आज फिर से देंगे। कल 575, 650 की रेंज दी थी दीप, एग्जैक्टली 588 से घुमा है, राइट, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से आया है, वहाँ से आपको दिए भी उसने 75-100 पॉइंट। सो आज भी उस रेंज में सोचिएगा। अब डाउ फ्यूचर 150-200 हो जाए तो थोड़ा जल्दी बेचना है, मजबूत रहे तो थोड़ा लेट बेचना है। 650 तक बेचिए, स्टॉप लॉस दूर का है 800 का, वही लगाना है। टारगेट जो बनेंगे आपके 525, 500 के दो छोटे टारगेट, 450, 425 की मीडियम टारगेट, 350 से 225 के अगर आ गए तो ये आपके लिए शॉर्ट पोजीशन पर आए। शॉर्ट पोजीशन, ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है
ये ड्रीम सिचुएशन है 35,400 से 35,550 अगर आए तो नोट करके रख लीजिए, यू नेवर नो एक्सपायरी का दिन, वैसे तो चांस नहीं दिखता लेकिन आ जाए तो लेना है। स्टॉप लॉस 275 का है, टारगेट 35,625, 725 दो छोटे टारगेट, 825, 875 मीडियम टारगेट और 975 36,000 तक के टारगेट रखने, इसके ऊपर के नहीं रखने क्योंकि आप नीचे खरीद रहे हो 400 550 डन। एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना है लेकिन वो भी एक रेंज में, और वो रेंज है 35,725 से 35,875, इस रेंज में टुकड़ों में खरीदना। 875 पे थोड़ा ले लिया, थोड़ा 825 पे ले लिया, फिर 750 725 पे थोड़ा ले लिया। स्टिक स्टॉप लॉस होगा आपका 35,675 का 50 पॉइंट नीचे वहाँ से, ठीक है, क्लियर है। 975 और 36,075 ये दो छोटे 175 36,275 मीडियम टारगेट है, 36,350 400 और 500 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए यहाँ खरीदारी करने की राय है। कल एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दीप हमने बिकवाली की भी राय दी थी और एग्जैक्टली उसी रेंज से मार्केट घुमा भी बिना स्टॉप लॉस को ट्रिगर किए, करेक्ट। 36,075 36,275 की रेंज में बोला था, 36,188 का हाई बनाया है। आज भी 36,175, खाली यही कि 100 पॉइंट ऊपर से बेचना है, 36,075 से नहीं, 175 से 350 की रेंज में बेचना है। स्टॉप लॉस 36,500 का होगा आपका, जो पहला टारगेट बनेगा 36,100 का, दूसरा 36,000 का, दो छोटे टारगेट 35,950, 35,875 और 35,825 तीन मीडियम टारगेट। इसके नीचे संभावना कम है, खाली नोट करके रख लें। 35,750, 625 और 550 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, ये आपकी बैंक निफ्टी में। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और मौजूदा पोजीशंस पर राय। डेल्टा कॉप बैन में था, बना हुआ है, थोड़ा डेटा भी समझाएं सर। डेटा दीप हम एफआईएस के तो डिस्कस कर चुके हैं, बहुत मजबूत है। एफएनओ में भी 2828 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी की और सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट काटे हैं दबाकर एफआईएस ने, ठीक है। उसके अलावा 16,500 मेक और ब्रेक लेवल आपका यही है। 16,500 के नीचे जाएंगे तो खराब होना शुरू करेंगे, यानी 475 मान लीजिए। 16,475 16,500 आपका सपोर्ट लेवल है, 16,575 16,600 रुकावट का लेवल है। क्यों है? 16,600 पर 76 लाख शेयर है। सो ब्रॉडली मार्केट को 16,475 से 16,625 की रेंज में, 150 पॉइंट की रेंज में पहले टाइम पास करना है। 475 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी दिखेगी, 625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो और मजबूती दिखेगी। ये आपको डेटा दिखा रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए एक ही डेटा इंपॉर्टेंट, 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 36,000 के पुट पर 24 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 30 लाख शेयर हैं। 36,000 के नीचे हैं, हल्के रहेंगे खराब, 36,000 के ऊपर है, अच्छे रहेंगे, सिंपल। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। अब थोड़ा नतीजों पर भी आपकी राय लेनी थी सर, कुछ बड़े नतीजे जो आए हैं। विप्रो कैसे देखना है इसके नतीजे को, और इंडसइंड बैंक, पहले निफ्टी के नतीजे समझ लेते हैं आपसे। विप्रो तो बहुत ही घटिया नतीजे हैं, मतलब ये मतलब लगता ही नहीं कि निफ्टी की दिग्गज कंपनी है, ऐसा लगता है कोई मिड कैप आईटी कंपनी जैसी परफॉर्मेंस है। एब्सोल्युटली सर। 9 से 12% के ईपीएस कट है और उसका आधा कम से कम अगर स्टॉक गिरे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, तो 5-6% तो गिरना बनता है इसका आराम से। सो रिजल्ट बहुत ही खराब है। मार्जिन, हालांकि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि मार्जिन बॉटम आउट हो गए, अब इससे ज़्यादा खराब नहीं होंगे, वो हो भी सकता है, लेकिन मतलब फिर मेरे पास ऑप्शन है ना, मैं क्यों लूँ विप्रो? कोई तो रीज़न होना चाहिए। मतलब एक क्वार्टर थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ट्रैक पे आ रहा है, उसके बाद मतलब कभी लगा ही नहीं कि इस कंपनी को कुछ करके दिखाने की इच्छा है, वो इंटेंट नहीं दिख रहा है एक्चुअली। सो आई थिंक विप्रो क्लियर कट खराब है नंबर्स, और आपको आईटी में लेना ही है। मैं इसलिए एक्चुअली वो आईटी शेयरों पे मुझे राय भी देनी थी, मुझे पता है मुझे देनी है, मैं इसलिए रुक गया। मैंने कहा अब एक तो क्या है, आईटी इंडेक्स 4-5% पहले ही चल गया, यस सर। दूसरा मुझे थोड़े है ना एक बार देख लेने नंबर्स। अब जब चली गया है तो आपके एक लो हैंगिंग फ्रूट तो निकल गया, अब थोड़ा हो जाए उसके बाद देखते हैं, तो थोड़ा रुक के देखेंगे। इंडसइंड बैंक ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट नंबर अच्छे दिख रहे हैं, ग्रेट नहीं है, खास नहीं है, मतलब मुझे ऐसा मैं कूद जाऊं नंबर देख के बढ़िया वाह, वैसा नहीं है। एसेट क्वालिटी स्टेबल से थोड़ी सी खराबी हुई है, मतलब कोई बेटर नहीं हुई है जो कि चाहिए इस वक्त। सो आई थिंक मिले जुले से नंबर्स हैं इंडसइंड बैंक के। थोड़ा चल जाए स्टॉक तो चल सकता है क्योंकि पिटा हुआ स्टॉक है, बट ऐसे खाली नंबर्स के दम पर आपको खरीदना हो तो वैसे नंबर तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। दूसरा, अब और आपके कैश में जो सॉरी एफएनओ में हेवल्स में कहानी वही है कि मार्जिन्स खराब है, लेकिन इस क्वार्टर से मार्जिन थोड़े से बेहतर होंगे भी, डिमांड स्ट्रांग है और स्टॉक भागा हुआ है भी पहले भी। सो नंबर्स ठीक है, कुछ अच्छा कुछ खराब, और स्टॉक की परफॉर्मेंस ऑलरेडी आई हुई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रेट नंबर्स नहीं है लेकिन बहुत बुरे भी नहीं है, और ऊपर से इनको क्यूआईपी करके फंड रेज करना है, तो शायद इन नंबर्स के दम पे स्टॉक गिरने की कोशिश भी करे तो लोअर लेवल से सपोर्ट आ जाएगा और बहुत तेज़ी से भाग के बढ़ जाए, वैसे नंबर तो है नहीं।
इंटरेस्टिंग नंबर है ओरेकल फाइनेंस के, जो आमतौर पर कम डिस्कस किए जाते हैं, मजबूत नंबर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप, ये स्टॉक है ना वन डे वंडर है। 3 महीने में एक ही दिन चलता है या एक ही दिन गिरता है, वो रिजल्ट के दिन। करेक्ट सर। बाद में ये 3 महीने कुछ नहीं करता। बट अगर वो 3 महीने में से एक दिन आज का है तो नंबर्स बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है टाटा कम्युनिकेशन, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। नंबर्स आपको ग्रेट नहीं दिखेंगे, ऐसा कुछ भी उस नंबर में नहीं है जो आपको लगे, लेकिन इस नंबर में अंदर घुस के पढ़िए एक चीज दिखेगी आपको। मेरे ख्याल से सबसे खराब नंबर देने का दौर टाटा कम्युनिकेशन के लिए खत्म हो चुका है। अच्छा, वर्स्ट ऑफ इट हो गया। हाँ, ऐसा इन नंबर्स को देख के मुझे अंदर से लगता है। और ये नंबर्स अगर एक क्वार्टर सिर्फ बढ़िया नहीं चाहिए, ऐसा ही परफॉर्मेंस अगली क्वार्टर दे दे तो टाटा कम्युनिकेशन की बाद में री रेटिंग हो सकती है। तो दिस इज स्टॉक टू वॉच। तो ये वॉच लिस्ट में रखेंगे। मतलब ये टाटा की कंपनी है, प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जो नंबर्स लोगों को चाहिए थे वो मिल नहीं रहे थे अब तक, इसलिए लोग क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे थे। पहली बार मुझे वो थोड़ी सी झलक दिखी है, एक क्वार्टर और कंफर्मेशन आ गई। और ये नंबर्स का देखिए, नंबर्स का जब मैं विश्लेषण कर रहा हूँ 2 तरीके से, एक वो डे ट्रेडर्स हैं जो ओवरनाइट पोजीशन बनाकर आए या नंबर्स पर ट्रेड करना चाहते हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स। तो टाटा कम्युनिकेशन को इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखना है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, इन सब में से टाटा कम्युनिकेशंस एक स्टॉक है जो आपके वॉच लिस्ट पर होना चाहिए। आइए फिर थोड़े और डिटेल्स में नंबर्स जानते हैं और साथ ही खबरें ये भी जानते हैं। हमारी रिसर्च टीम में तैयार कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और कुछ नंबर्स। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से अगेन एफ&ओ स्पेस में लंबी सूची है आज नंबर्स में जो आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है कैनफिन होम्स, पोस्ट मार्केट नंबर्स आएंगे, साथ ही एम्फेसिस, इसके भी पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी पोस्ट मार्केट है, बट पीवीआर 1 से 3 के बीच आने की उम्मीद लगाई जा रही है। एसआरएफ भी पोस्ट मार्केट है। आरबीएल बैंक और इंडिया मार्ट इंटरमेश, इसके नंबर्स पर भी नजर रखिए। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही नतीजों के साथ साथ बायबैक पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही टोरेंट फार्मा पर नजर रखिए, यहाँ पर बोनस शेयर की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। कुल मिलाकर लगभग 16.9 करोड़ ये बोनस शेयर जो हैं आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही पार्लियामेंट्री पैनल, आज काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां जैसे स्विगी, जोमेटो, ई कॉमर्स प्लेयर्स, पेटीएम और साथ ही जो गेमिंग एंटिटीज़ हैं, जो ऑल इंडिया गेमिंग एसोसिएशंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। और यहाँ पर जो उनका मार्केट बिहेवियर है, खासकर जो कंप्लेंट्स आ रही हैं एंटी कॉम्पिटिटिव मूव्स के लिए, उस पर हो सकता है कि कोई डिसीजन आज लिया जाए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अहम बैठक है आज। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, इसमें एल&टी का शेयर, साथ साथ टेक महिंद्रा पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी जो फाइनल और स्पेशल डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10:2 के रेशियो में, यहाँ पर ये भी एक्स डे ट्रेड होता हुआ दिखेगा। एंड ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आपको यूरोप पर नजर रखनी है। सबसे पहले जो ईसीबी की ब्याज दरें आज आने वाली हैं जुलाई की, यहाँ पर फोकस रहेगा। और साथ ही जो जापान का बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर भी नजर रखिए। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जहाँ पर रखनी है नजर। आइए कुछ नतीजों के बारे में भी बात की जाए। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे हैं आपके पास। ओके, मेरे पास कुछ एफ&ओ और कैश के नतीजे हैं। इसमें सबसे पहले तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नतीजे अनुमान से थोड़े कमज़ोर है क्योंकि एनआईआई जो है वो 990 करोड़ का अनुमान था, 976 करोड़ पे आया है। और मुनाफा जो है कंपनी का 268 करोड़ पे आया है, 290 करोड़ का अनुमान था। और ग्रॉस एनपीएस जो है वो थोड़े कम हुए हैं, 1.98% से कम होकर 1.96% हुए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटा है, 6.3% से घट के 5.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साथ ही साथ बोर्ड ने फंड रेजिंग को अप्रूवल दिया है। इक्विटी के जरिए करीब 3000 करोड़ ये कंपनी जुटाएगी और डेट के जरिए 6000 करोड़ जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। हेवल्स मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यूज़ 63% बढ़े हैं, 4230 करोड़। वहीं कंपनी के जो मार्जिन से 12% का अनुमान था, 8.5% पे आए हैं। और मुनाफा 243 करोड़ पे आया है, 4% के आसपास की बढ़ोतरी अनुमान से ये बेहतर नजर आ रहे हैं। सिर्फ मुनाफा, लेकिन मार्जिन जो है वो कमज़ोर है। अब आते हैं कैश के नतीजे। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ 26% गिरे हैं, मार्जिन में 6% की कमी और मुनाफा जो है 35% गिरा है इस कंपनी का साल दर साल, नतीजे कमज़ोर। सैस्कन टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पे भी नतीजे कमज़ोर है। क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ 7% गिरे हैं, मार्जिन्स में करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखी गई है। और मुनाफा जो है वो करीब 43% गिरा है, 15 करोड़ के आसपास आया है। सीएट, यहाँ पे भी नतीजे ऑपरेशनली तो काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ 48% ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के जो मार्जिन है 8.7% से गिर के 5.9%, मुनाफा जो है उसमें 61% के आसपास की गिरावट है। एग्रोटेक फूड, नतीजे कमज़ोर, रेवेन्यूज़ 10% गिरे हैं, मार्जिन 7.5% से गिर के 3% पे आए हैं। मुनाफा 22 लाख में निकल के आया, अब तो करोड़ से भी नीचे आ चुके हैं ये। सागर सीमेंट, नतीजे कमज़ोर, रेवेन्यूज़
42% गिरे हैं। मार्जिन में गिरावट है, 27% से गिर के सीधे 11% और कंपनी ने 7.5 करोड़ के आसपास का घाटा किया है। RRIL मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यूज 5% बढ़े लेकिन मार्जिन में बढ़ोतरी है 5.4% से बढ़कर 9.4%। मुनाफा जो है उसमें करीब 60% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। और आखिरी में मैस्टेक, ये भी कमजोरी है क्वार्टर क्वार्टर, 2% रेवेन्यू गिरे हैं, मार्जिन 18.65% से गिर के 17.2%, मुनाफे में 3% की गिरावट हुई है। ओके, तो ढेरों नतीजे हैं, यहाँ पर रिएक्शन आने वाले हैं, पर कुछ खबरें भी हैं। कुशल बताएं इन खबरों के बारे में। बिल्कुल दीपांशु, सोनाटा सॉफ्टवेयर नजर रखिए, यहाँ पर 25 जुलाई को बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही अडोर वेल्डिंग है, यहाँ पर ONGC की तरफ से इनको 145 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता हुआ नजर आया है। साथ ही जाइडस लाइफ साइंस पर नजर रखिए, US FDA से इनकी एक इंजेक्शन है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही इसके जो जरोद प्लांट है गुजरात में, इस दवा का उत्पादन होता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर रेड्डीज कोजेंसिस के हवाले से खबर आ रही है कि वैसेपा नाम की एक दवा है, उसके जेनरिक वर्जन को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। और अंत में BBTC पर फोकस रहेगा क्योंकि कल गो फर्स्ट इसकी ये जो एयरलाइंस है इसकी फ़्लाइट में तकनीकी की दिक्कत आ गई थी, यानी कि जो दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी फ़्लाइट, यहाँ पर सूत्रों के अनुसार इनकी जो विंडशील्ड है उसके क्रैक होने के कारण यहाँ पर इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया था जयपुर। तो काफ़ी सारे अभी फ़्लाइट्स में तकनीकी की दिक्कतें और ये जो अभी कल इवेंट होता हुआ दिखा ये आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड BBTC इसलिए क्योंकि गो एयर में BBTC का शेयर है। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और साथ ही नतीजे जहां पर रखनी नजर। इन सब पर ब्रोकरेज का क्या कहना है, आइए ये भी जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ब्रोकरेज हाउस का पूरा जो फोकस है नतीजों पर है और सबसे पहले विप्रो से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल मैं देख रहा हूँ कि 9 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स मेरे पास फिलहाल हैं और 9 में से इंटरेस्टिंग बात है कि 6 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस में कट किया है। कमेंट्री तो मैंने सबकी पढ़ ली, सबकी बहुत ही निराशाजनक है। लगभग सभी कह रहे हैं कि हर पैमाने पर अगर आप देखें तो जो Q1 के नतीजा है बेहद निराशाजनक है। साथ में EPS के अनुमान में भी लगभग सभी ने कटौती की है। एक एक करके टारगेट प्राइस और रेटिंग आपके सामने रखता हूं। पहले विप्रो की क्लोजिंग देख लेते हैं, 412 रुपए की है। सिटी का व्यू है बिकवाली का और इन्होंने जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया है क्योंकि पहले जो है खरीदारी की राय देते थे, अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 505 से घटाकर 385 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 370 से घटाकर 340 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स भी बिकवाली की राय दे रहे हैं, 382 से लक्ष्य को घटाकर 374 कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लक्ष्य 530 से घटाकर 415। और सिमिलरली अगर आप देखें तो HSBC और नोमेरा इन दोनों ने भी जो है टारगेट प्राइस को कट किया। कमेंट्री में सब में यही लिखा है कि नतीजे काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक यहाँ पर देखें तो रिपोर्ट्स अच्छी हैं, सबका मानना है कि नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो आंकड़ा है वो इन्हें अच्छा लगा है। स्लिपेजेस कम हुए, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। मैक्वायरी देखें आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 880 की क्लोजिंग है, 1135 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। HSBC ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, इनसे ज़्यादा बुलिश है क्योंकि 1240 रुपए का लक्ष्य दिया है। सिटी क्रेडिट स्विस 1150 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा लक्ष्य अगर किसी ने दिया है तो मैक्वायरी ने दिया है, माफ़ कीजिएगा मॉर्गन स्टैनली ने दिया है 1300 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1250 के लक्ष्य के लिए। हैवेल्स यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे पहले बता दूं कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले। सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना यही है कि जो मार्जिन आए और खासतौर पर अगर आप देखें तो लॉयड के जो मार्जिन है वो 10 साल में सबसे लोएस्ट देखने को मिले हैं। जिसके बाद CLSA ने अपने व्यू में कोई बदलाव नहीं किया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1430 रुपए के लक्ष्य के लिए 1223 की क्लोजिंग है और लगभग कोई भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं है जिसने टारगेट प्राइस या रेटिंग में कोई भी बदलाव किया हो। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1436 रुपए के लक्ष्य के लिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 577 की क्लोजिंग है, 825 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 510 रुपए के लक्ष्य के लिए। ग्लैंड फार्मा सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है। मानने की जो अर्निंग्स आई हैं, जो नतीजे आए इनके अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है 2725 से घटाकर 2140 कर दिया है। 2473 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज भी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 3876 से घटाकर 2916 कर दिया। एक और ये खराब रिजल्ट ग्लैंड फार्मा, खतरनाक डाउनग्रेड है। मतलब जेफरीज तो देखिए 3875 से 2900 रुपये किया है, स्टॉक 2500 के आसपास है। नोमरा ने 3800 से सीधा 2400 के नीचे कर दिया है। और आप देखिए सिटी की रिपोर्ट तो 2140 है।
ये आज का एक्सीडेंट है। आज का एक्सीडेंट है डेफिनेटली सर। ओके, हो गए रिजल्ट्स? और भी नहीं सर, रिजल्ट सांस ले ली, थोड़ा आराम से पानी वानी पीजिए, चाय पीजिए। ओके, तो सोचिए आपने को बोलने में इतनी मेहनत लगी, जिन्होंने बनाई होगी रिपोर्ट्स, उन्होंने कितनी है? बहुत मेहनत की। हाँ, तो क्या एक दूसरों का दुख देखते हैं तो फिर अपने को अपना दुख कम लगने लगता है। तो चलिए बढ़ते आगे, मुलाकात करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात बंसल जी, शुरुआत कीजिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल आपने ठीक बोला, दूसरों का दुख देखते हैं तो अपना दुख कम लगता है। बट दुविधा ये है अनिल जी, सुबह सुबह एमएनसी वाले कुणाल जी का पोर्टफोलियो रोज आप दिखा देते हो। 5 में से अनिल जी हफ्ते में 5 में से 2 या 3 दिन आप बात कर लेते हो तो दुख बढ़ा देते हो अनिल जी। हाँ, तो दुख, दूसरों का दुख देख के अपना दुख कम करना है, दूसरों का सुख देखकर अपने दुखी नहीं होना है। शब्दों पे गौर फरमाओ और ढंग से फॉलो करो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि दूसरों का सुख देख के आप दुखी हो। ये एकदम परफेक्ट है ना, वो 3 इडियट्स वाले हैं ये। कि मैं भले फेल हो जाऊं, मेरा दोस्त क्लास में फर्स्ट नहीं आना चाहिए, वैसा वाला हाल है। बराबर है। अच्छा कुणाल जी, इतना क्यों, क्या छुपा के रखा है ऐसा आपने कंप्यूटर के पीछे? आधे से ज्यादा तो आपका कंप्यूटर ही दिख रहा है, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, थोड़े से मुंह इतना सा निकला है बाहर। बंसल जी, सॉरी कुणाल जी क्या, सॉरी बंसल जी, तो जरा इसको सेट करो। अच्छा बताइए सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे है मेरा सिप्ला। सिप्ला पे खरीदारी की राय है 958, 958 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1022 के लक्ष्य हैं और सिप्ला है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, कल भी खरीदारी की राय थी सिप्ला में, आज भी खरीदारी करने की राय है। ये है स्टॉक पिक ऑफ द डे के तौर पर। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाइटन। टाइटन का स्ट्रक्चर अनिल जी बिल्कुल वैसा ही है जैसा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का कुछ दिन पहले था और यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा। हालांकि कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ और लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर कल बंदी आते हुए टाइटन में नजर आई, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी बनेगी। बाय करके चलें, 2235 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 2350 का, दूसरा टारगेट 2400 रुपए का। खरीदारी की राय है टाइटन। टाइटन में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे डाबर को सिलेक्ट करना चाहिए। डाबर ने कल 200 डीएमए लेवल्स तोड़े और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। 555 558 के आसपास खरीदारी करें। 545 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 570 रुपए से लेके 575 रुपए तक के टारगेट डाबर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, तो डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। परफेक्ट, डाबर खरीदें। ये कुणाल, ये सुमित जी की राय। किरण जी की राय भी जान ले। किरण जी बताएं, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनिल जी, दीप वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कैश मार्केट का काउंटर मैंने चुना है। एक बहुत अच्छे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अच्छे कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नाम है कैप्लिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट खरीदी करने की सलाह है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 760 का और पहला टारगेट 800 का, दूसरा 815 का देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए राय। कैप्लिन पॉइंट में खरीदारी करने की 772 पर हुआ है बंद। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मूड माहौल बहुत ही अच्छा है। पिछले 3 दिनों से हमने एक शानदार तेजी करी और आज भी पॉजिटिव ही लग रहा है सेंटिमेंट। मुझे लगता है खरीदारी तो करनी ही है। बाकी जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो आज एक शुगर स्टॉक है, बलरामपुर चीनी। इस स्टॉक को मैंने फ्राइडे को भी रिकमेंड किया था, 365 के आसपास रिकमेंड किया था और कल भी अच्छा चला है। बट मुझे लगता है शुगर सेक्टर आज फोकस में रह सकता है। ये भारत की एक लीडिंग शुगर बनाने वाली कंपनी है, अच्छी खासी एथेनॉल की कैपेसिटी है। इस स्टॉक में आज खरीदारी करें 385 के टारगेट के लिए और 370 का स्टॉप लॉस करें। 376 पर बंद हुआ है, 370 का स्टॉप लॉस लगाकर 385 में करें खरीदारी। कुछ और पिक्स भी सेठी साहब की हैं जो मैं लूंगा, उससे पहले वागल साहब तैयार हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताइएगा आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है PEL, पीरामल एंटरप्राइजेस। 1784 का बंद है, 1763 का स्टॉप लॉस होगा और 1830 का टारगेट होगा जो मुझे लगता है आज के दिन में आना चाहिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय पीरामल PEL में। सेठी साहब आपकी लिस्ट तो लंबी होती है, बताएं सर वायदा कारोबार के और कौन से शेयर आपके रडार पर है। बिल्कुल अनिल जी, और 4 स्टॉक दे रहा हूं खरीदारी करने के लिए। जो बलरामपुर चीनी के अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है MCX।
जो कि कल 1406 पे बंद हुआ है। मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 1450 का टारगेट, 1385 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर फोकस में है और मुझे लगता है विप्रो को छोड़ के बाकी के आईटी स्टॉक्स पे एक अच्छी तेजी जो कल भी हमने देखी वो आज कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की सलाह है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना 500 रुपए के भाव से जो बाईबैक की रिकॉर्ड डेट भी शायद 15 जुलाई की थी, तो उस लेवल पे बाईबैक किया हुआ, काफी पिटा हुआ। मुझे लगता है 338 के लेवल पे खरीदारी करने का मौका है। 350 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक सुमित जी के साथ कॉमन है, डाबर, जिसमें खरीदारी करनी है फॉर अ टारगेट ऑफ 570, स्टॉप लॉस 550। और फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर फोकस में है। मुझे लगता है एसबीआई वैसे तो बहुत अच्छा रनअप इसमें आया हुआ है, बट मुझे लगता है यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो 520 के टारगेट के लिए खरीदना है, 500 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। और डाबर तो सुमित जी के साथ सेठी साहब को भी पसंद आ गया है। और एमसीएक्स खरीदें 1385 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट। और बिरला सॉफ्ट खरीदें 330 का स्टॉप लॉस और 350 का टारगेट लेकर आप यहाँ पर चलें। एसबीआई में 500 का स्टॉप लॉस, 520 का टारगेट। ये 4 स्टॉक हैं जहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है आपको। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स आप जहाँ पर रखनी है नज़र। आइए स्टॉक्स यहाँ पर कैसी मूव्स आ सकती हैं एक बार ये भी जान लेते हैं। विप्रो कल पॉजिटिव एक्शन में रहा, बट नतीजे काफ़ी खराब विप्रो के आपको आते दिखे थे। चार्ट्स पर किरण जी बताएं सर, विप्रो लग रहा है कि आज थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या हैं, रेजिस्टेंस क्या है सर, दोनों बताएं। देखिए मेरा मानना है कि विप्रो सबसे लीस्ट परफॉर्मर है, जहां पे सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी अपमूव देखने को मिली है। विप्रो अकेला काउंटर है जहां से मिनिमम ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो मेरा मानना है कि ये वीक चार्ट स्ट्रक्चर है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग होना है तो इसको 430 के लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तभी इसमें एक न्यूट्रल से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव व्यू बनता नजर आ जाएगा। अभी के लिए आज 400 का बहुत ही अहमियत वाला स्तर रहेगा, जो कि साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है। तो 400 के नीचे अगर जाता है तो वापस एक बार हमें पोजिशनली मंदी का व्यू देखने को मिलेगा। नहीं तो मेरा मानना है कि 400 और 415 के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो, इस पर रखिए नज़र। एक इंडसइंड बैंक के चार्ट पर भी राय ले ली जाए, इसके भी थोड़े मिले जुले नतीजे आते हुए दिखे हैं। वागले साहब, कैसा लगता है सर इंडसइंड बैंक? दीपांशु, पैटर्न कोई खराब नहीं है, मतलब मोमेंटम मिसिंग है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ये 900 तक जाना चाहिए अगले 1 से 2 दिनों में, या मे बी 3 दिनों में 910 तक भी जा सकता है। और ऑन द डाउन साइड 860 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो वीक हो जाएगा, तो थोड़ी सी हल्की सी गिरावट आती है, करेक्शन आती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखता। ओके, तो चार्ट्स पर तो वीकनेस नहीं है, पर आज देखते हैं नतीजों के दम पर कैसा रिएक्शन देता है इंडसइंड और कैसा एक्शन आता है विप्रो पर।